हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 19 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 18 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डेमन गलगुट ने। डेमन गलगुट जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के नाटककार और उपन्यासकार हैं, इन्होंने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द प्रॉमिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तर होगा डेमन गलगुट। बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ से रिलेटेड अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। बुकर पुरस्कार जो कि प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को इनके पुस्तक सुग्गीबेन के लिए, जबकि 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है डेमन गलगुट को इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर 2 पुरस्कार हैं। एक पुरस्कार है बुकर प्राइज और इसी से मिलता जुलता दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये प्रतिवर्ष किसी भी भाषा में काल्पनिक तथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और वो ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। तो ये 2 पुरस्कार हैं, बुकर पुरस्कार तथा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये फ्रांस के डेविड डायोब को दिया गया था इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, जबकि 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था नीदरलैंड्स की मरिके लुकास रेजनवेल्ट को इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए। अब आपको 2020 और 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं उन सभी को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला है 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था तंजानिया देश के लेखक अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, जबकि 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था थिंग्स टू लिव बिहाइंड्स के लिए, यानी कि नमिता गोखले को। ये तो बात हो गई 2021 साहित्य अकेडमी की। यदि बात की जाए 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2020 में अनामिका को हिंदी भाषा में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, जबकि अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा में व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सम्मान है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं तथा राजस्थानी और अंग्रेजी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। अब आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। अब आपको 2019, 20 और 21 याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया था अयिक्तम अच्युतम नंबूदरी को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक हैं। 2021 का पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया हाल ही में, जो कि असमी लेखक हैं। और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मावजो को, जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं। तो ये जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, 21 और 22। 2020 का जो पुरस्कार है
ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं दिया गया है। अगला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। बिहारी भी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार का संबंध बिहार राज्य से किसी भी प्रकार नहीं है। बिहारी पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी रचना राजस्थानी भाषा में होती है। 2021 का जो बिहारी पुरस्कार ये मधु काकरिया को दिया गया था, इनकी पुस्तक हम यहाँ थे। 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। व्यास सम्मान भी भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। 2019 का व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को दिया गया था। 2020 का व्यास सम्मान पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को दिया गया था। 2021 का व्यास सम्मान हाल ही में महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। सरस्वती सम्मान भी भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। 2019 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया था। 2020 का शरद कुमार लिम्बाले को इनके पुस्तक सनातन के लिए दिया गया था। और 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है हाल ही में मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती पुरस्कार, जो कि डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। तो ये हैं वो सभी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उन्मुक्त चंद। बिग बैश लीग क्या है? तो जिस प्रकार से भारत में आईपीएल है क्रिकेट की प्रतियोगिता, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल के तर्ज पर बिग बैश लीग होता है। तो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं उन्मुक्त चंद, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलिए अब हम देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक साथ। जैसे आईपीएल भारत में क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। 2021 का जो आईपीएल है इसको जीत लिया था सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने। आईपीएल 2022 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है टाटा ग्रुप कंपनी को। 2022 में 2 आईपीएल नई टीमों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक है अहमदाबाद टीम, दूसरी है लखनऊ टीम। जो अहमदाबाद टीम है इसका अब आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस हो गया है, जबकि लखनऊ टीम का आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया है। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। ये प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई प्रतियोगिता का संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से है। तो ये हैं भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 सीजन जो है इसको जीत लिया था मुंबई ने, जबकि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 और 22 सीजन को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 2021-22 सेशन को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है, जबकि 2020 और 21 सेशन को मुंबई ने जीत लिया था विजय हरारे ट्रॉफी में। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को तमिलनाडु ने जीत लिया है और 2020-21 में भी तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल के इतिहास में प्रथम श्रेणी में पदार्पण यानी कि डेब्यू करने पर 13 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शकीबुल गनी, जो कि बिहार राज्य से आते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है जय शाह को, जो कि मोटा भाई के पुत्र हैं। मोटा भाई मतलब अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, जिनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो शहर में। आईसीसी ने 2021 में 3 नए सदस्यों देशों के रूप में शामिल किया। ये 3 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इन 3 देशों को आईसीसी ने अपने सदस्य देश के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में आईसीसी के कुल सदस्य देश हैं 106। अगला क्वेश्चन है एलएलसी यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम में
एम्बेसडर के तौर पर नामित किया है। एलएलसी क्या है? एलएलसी एक प्रकार की नई प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया के सभी प्रतिष्ठित रिटायर्ड क्रिकेटर खेल खेलेंगे और इसका आयोजन ओमान के मस्कट शहर में किया गया। इसी प्रकार से क्रिकेट से अगला क्वेश्चन है, जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात, जिसका नाम है मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। इसी प्रकार से एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये पुस्तक लिखी गई है अयाज मेनन के द्वारा। बर्मिंघम 2022 जहां पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसमें पहली बार महिला क्रिकेट T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार 2022 में, जो कि बर्मिंघम यूके में आयोजित किए जाएंगे, इनमें पहली बार महिला क्रिकेट टी फॉर्मेट को शामिल किया गया है। त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट और बैट स्टंप को विकसित किया है। अब आपको आईसीसी पुरस्कार 2021 याद रखने हैं। जैसे हर साल आईसीसी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जिसे राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, भारत की स्मृति मंधाना को। जबकि पुरुष कैटेगरी में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जिसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को। हाल ही में पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया और महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। जो महिला T20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, जबकि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन दुबई में हुआ था। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मुंबई मुख्यालय है मुंबई। और यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकेले, सीईओ हैं जेफ अलार्डिस, मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। 2023 का जो पुरुष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत में होगा। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो कि क्रिकेट से संबंधित थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 नवंबर को, यानी कि राइट आंसर है ए। अब आपको 5-6 महत्वपूर्ण दिवस के नाम याद रखने हैं। जैसे हर साल भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये वो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि बार बार आपके परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अरुण कुमार चावला को फिक्की के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, संजीव मेहता। यदि क्वेश्चन पूछा जाए फिक्की के प्रेसिडेंट, तो उत्तर होगा संजीव मेहता। यदि आपसे पूछा जाए फिक्की के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, तो उत्तर होगा अरुण चावला। फिक्की क्या है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना। जैसे हाल ही में किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हैदराबाद शहर में। फिक्की क्या है, इसके बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। फिक्की जो कि भारत में एक व्यापार संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से जानते हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी के कहने पर घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यहाँ से SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था
कि फिक्की की स्थापना 1927 में किसके कहने पर घनश्याम दास बिरला के द्वारा की गई थी? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी जी के कहने पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अब आपको जनजाति से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे जनजाति गौरव दिवस अब हर साल भारत में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में भारत के भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जनजाति मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वन धन योजना। वन धन योजना जो कि 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर से। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि वन धन योजना को कब शुरू किया गया था? तो उत्तर होगा 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर छत्तीसगढ़ से, जिसका संबंध जनजाति मामलों के मंत्रालय से है। अब आपको यहाँ से एक संस्था का नाम याद रखना है, यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। संस्था का नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ट्राइफेड जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है, जिसका उद्देश्य है जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का मार्केटिंग करना तथा उनको अच्छे दामों पर बेचना। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया था ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर होगा 1987 में। यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की, जिसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। अब आपको यहाँ से रिलेटेड 2-3 महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में हुआ। संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी में हुआ। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। 2022 का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन पांडिचेरी में हुआ। और 2022 का डिफेंस एक्सपो जिसे हम रक्षा महाकुंभ के नाम से जान सकते हैं, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए गए महत्वपूर्ण महोत्सव जिनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में इन खिलाड़ियों का नाम नहीं पूछा जाएगा कि किस किस को दिया गया है, यहाँ से पूछा जाएगा कि दिया गया खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं वो सभी खिलाड़ी 12 जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा जिनका संबंध भाला फेंक से है, रवि कुमार जिनका संबंध रेसलिंग से है, लवलीन बोरगोहेन जिनका संबंध बॉक्सिंग से है, श्रीजेश PR जिनका संबंध हॉकी से है, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से संबंध है, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स जो कि बैडमिंटन खेलते हैं भाला फेंक से संबंधित हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, मिताली राज क्रिकेट से, सुनील छत्री फुटबॉल से, मनप्रीत सिंह हॉकी से। ये हैं 12 खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ से आपको याद रखना कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम इस साल 2022 में बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1991-1992 में होती है और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये सबसे पहले 1991-92 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल यानी कि
पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, मणिपुर राज्य में, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? तो चेरी ब्लॉसम का संबंध है मेघालय से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मेघालय, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी है शिलांग। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। अब आपको कुछ प्रमुख त्योहार तथा महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओणम त्योहार का संबंध है केरल राज्य से, सरहुल महोत्सव का संबंध है झारखंड राज्य से, वांगला महोत्सव का संबंध है मेघालय से, हेरात त्योहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्नबिल फेस्टिवल, तो उत्तर होगा नागालैंड, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है। इसी प्रकार से लोसार महोत्सव लद्दाख में, जबकि लोसांग या नामसूंग महोत्सव सिक्किम राज्य में, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, बिहू महोत्सव असम में। तो ये हैं कुछ प्रमुख त्योहार और उत्सव जिनका नाम आपको याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिया गया त्योहार या उत्सव का संबंध किस राज्य में से है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, धवन फर्स्ट का। स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जिसने भारत में पहली बार क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया है धवन फर्स्ट। इसी प्रकार से एक दूसरी हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने किस देश से खरीदा है, तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत ने रूस देश से खरीदा है, जिसको हाल ही में पंजाब राज्य में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। और सबसे ज़्यादा 2021 में चर्चा में रहने वाला है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम, जो कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल देश का। अगला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सौरभ घोषाल, जो कि भारत के एक जाने माने स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अब आपको 3-4 भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? ज्योत्सना चिनप्पा पालिकल, दीपिका पलिक्कल, अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, ये सभी खिलाड़ी जो हैं भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अनाहत सिंह। जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पर मैंने सभी प्रमुख इंडियन स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम लिख रखा है। दीपिका पल्लिकल कार्तिक, जो कि तमिलनाडु से हैं, सौरभ घोषाल पश्चिम बंगाल से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु से हैं, हरिंदर पाल संधू चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन पश्चिम बंगाल से हैं। ये हैं सभी भारत के फेमस स्क्वैश खिलाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर होगा स्क्वैश से, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, विवेक जौहरी को। भारत में 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम है, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए जो संस्था है इसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जो GST है ये किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है? तो GST जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि GST में कितने प्रकार की दरें भारत में लागू हैं? तो GST में भारत में 5 प्रकार की दरें हैं। फ्री यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
भारत में आप जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं या देखते हैं, उन सभी चीज़ों पर जीएसटी लागू होता है, सिवाय 3 चीज़ों को छोड़कर। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 वस्तुओं को छोड़कर भारत में जितनी भी वस्तुएं सुबह से शाम तक ट्रेड की जाती हैं, व्यापार की जाती हैं, बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, या फिर आप जिनका भी नाम सुनते हैं, सभी पर जीएसटी लागू होता है, सिवाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी पर, इन 3 वस्तुओं को छोड़कर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? तो जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए हर साल भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बात हो गई इनडायरेक्ट टैक्स की। भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए जो संस्था है, इसका नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से, सीबीडीटी के नाम से जानते हैं। सीबीडीटी के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर कंपनी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब आपको 8-10 कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी, आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं माइकल माइबैस। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर कार्ड कंपनी के कई सालों से जो सीईओ थे, ये थे भारतीय मूल के अजय पाल सिंह बंगा, लेकिन अब उनको मास्टर कार्ड कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया है और नए मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ बन गए हैं माइकल माइबैस। इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के नए सीईओ बने हैं राजेश गोपीनाथन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड नाम का कोरोना वायरस टीका बनाया है, इसके सीईओ हैं आदार पूनावाला, जिसका मुख्यालय है पुणे में। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना, मास्टर कार्ड, आप सभी लोग जो डेबिट कार्ड या एटीएम यूज़ करते हैं, या तो मास्टर कार्ड रुपये या फिर अन्य कंपनियों का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस कंपनी को भारत में नए एटीएम कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा? तो मास्टर कार्ड कंपनी को भारत में बैन कर दिया गया है, क्योंकि मास्टर कार्ड कंपनी ने अपने डेटा स्टोरेज को लेकर धांधली की थी, मानदंडों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने जुलाई 2021 से असीमित काल तक के लिए मास्टर कार्ड को नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है। तो इसलिए यदि आप मास्टर कार्ड कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, विकिपीडिया पर जाएंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एरिया सर्व्ड बाय मास्टर कार्ड कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट इंडिया और यूक्रेन, इंडिया और रसिया में इन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है युद्ध की वजह से, जबकि इंडिया में जो ऑपरेशन है आरबीआई के द्वारा बंद कर दिया गया है। मास्टर कार्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल व्यक्ति हैं, जबकि इसके नए सीईओ बने गए हैं माइकल माइबैस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। मास्टर कार्ड कंपनी पर आरबीआई ने अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन्होंने डेटा स्टोरेज को लेकर गड़बड़ी की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गोवा में। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो पुरस्कार दिए गए हैं, 3-4 पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में दिया गया है जितेंद्र भिकूलाल जोशी को गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है चार्लेट के लिए एंजेला मोलिना को, जो कि पराग्वे देश की हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। तो ये हैं पुरस्कार जिनका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से, जिनका आयोजन किया गया गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है।
बरकत फिल्म को, जो कि दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है। दूसरी फिल्म है द सन अबव मी नेवर सेट्स, ये रूसी फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। और यहाँ पर बात की जाए ब्रिक्स फिल्मों में यदि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो पुरुष कैटेगरी में दिया गया है भारत के धनुष को असुरन फिल्म के लिए, जबकि अभिनेत्री कैटेगरी में दिया गया है लारा बोल्डोरिनी को, जो कि ब्राजीलियाई एक्ट्रेस हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। ब्रिक्स 2022 किस देश द्वारा इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन देश के द्वारा किया जाएगा, जबकि पिछले साल 2021 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा वर्चुअली होस्ट किया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, ब्रिक्स फोरम के द्वारा एक बैंक बनाई गई जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, या अब इसका दूसरा नाम हो गया एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है चीन के संघाई में। इसके अध्यक्ष है मार्को ट्राइजो और इसकी स्थापना होती है 2014 में। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 2021 में 4 देशों को ब्रिक्स बैंक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इजिप्ट यानी कि मिस्र, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई। ब्रिक्स बैंक के पहले 5 फाउंडिंग मेंबर थे, 4 इस साल नए जुड़ गए, तो अब टोटल हो गए हैं 9 ब्रिक्स देश। ये 9 ब्रिक्स बैंक के देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और रूस। अब ये हैं 9 सदस्य देश जो कि ब्रिक्स बैंक के सदस्य देश हो गए हैं, ना कि ब्रिक्स फोरम के। तो यहाँ पर आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।